चलिए सो नेक्स्ट ऑडियो शुरू करते हैं। प्रीवियस ऑडियो में हमने नेटवर्क स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और काफ़ी तरीके के स्ट्रक्चर हमने ख़त्म किए थे। इस वाले ऑडियो में मोस्ट प्रोबेबली ये अपना लास्ट ऑडियो होगा। शुरू करते हैं चलिए आर ग्लास स्ट्रक्चर से। देखिए आर ग्लास स्ट्रक्चर क्या है। देखिए पहले के समय में क्या होता था, मतलब पहले आईटी नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, पहले मोबाइल नहीं होते थे, फ़ोन्स नहीं होते थे, तो पहले कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती थी। जैसे आपने बचपन में 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ा होगा, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। तो अगर टॉप को कोई बात लोअर लेवल तक पहुंचानी होती थी, जैसे सुपरवाइजर्स हैं, क्लर्क्स हैं, अकाउंटेंट हैं, तो उसमें मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते थे बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। वो टॉप की बात लोअर तक पहुंचाने में हेल्प करते थे। उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारा काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता था। बट जैसे जैसे समय बीतता चला गया, अब आजकल टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर्स हैं, सिस्टम्स है, मोबाइल है, लैपटॉप्स है, तो अब क्या हो गया, जो मिडिल लेवल था उसका रोल धीरे धीरे कम होने लग गया। अब टॉप को कोई भी बात लोअर तक पहुंचानी होती है, वो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, विद द हेल्प ऑफ वीडियो, विद द हेल्प ऑफ मैसेजिंग, वो अपनी बात डायरेक्टली पहुंचा सकता है। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रोल कम हो गया, डिमिनिश ऑलमोस्ट हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ ओवरऑल कि कॉस्ट कम हो गई। पहले 10 मैनेजर्स थे मिडिल लेवल पे, अब शायद आज 2 या 3 मैनेजर्स हैं, तो 7 मैनेजर्स की कॉस्ट कम हो गई। फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। पहले क्या होता था, टॉप मैनेजमेंट ने बात कुछ और बोली, मिडिल ने कुछ और इंटरप्रेट किया, लोअर तक कुछ और बात पहुंची, तो ये सब भी गैप क्रिएट हो जाता था। अब डायरेक्टली बात पहुंच जाती है तो कोई कम्युनिकेशन का गैप नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन का कोई लैग नहीं, कुछ नहीं। तो बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है आर ग्लास का। अगर मैं 1-2 लाइन पढ़ूँ आपके लिए, सो इन द रिसेंट ईयर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस हैव सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द रोल प्लेड by middle management is diminishing as the tasks performed by them are increasingly being replaced by technological tools. Hourglass structure consists of 3 layers with constricted middle layers. बस यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 6-7 पेज का टॉपिक है। मैं बहुत शॉर्ट में अगले 5 मिनट में इसको ख़त्म करूँगा और मेन बातें आपको रिवाइज कराऊँगा। देखिए कल्चर बनता है हमारे प्रैक्टिसेस से, हमारे प्रिंसिपल्स से, हमारे बिलीव से और हमारे वैल्यूज़ से। एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है प्रिंसिपल से, प्रैक्टिसेस से, बिलीव से, वैल्यूज से। कल्चर हर बिजनेस का अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा, हर बिजनेस का कल्चर अलग होता है। टाटा का बिजनेस कल्चर एकदम अलग है, अडानी का एकदम अलग है, रिलायंस का एकदम अलग है। तो हर बिजनेस का अपना एक यूनिक कल्चर होता है। उनकी खुद की फ़िलॉसफी है, खुद की हिस्ट्री है, खुद के कंपटीशन है, खुद के स्ट्रगल्स हैं, खुद के पिटफॉल्स हैं। और जो कल्चर है वो एक दिन में नहीं बनता है, वो यही सारे एक्सपीरियंसेस, सक्सेस, फेलियर्स, पिटफॉल्स, राइवल्स, रिचुअल्स, हिस्ट्री, वैल्यूज़, इन्हीं सब चीज़ों से अपना कल्चर बनता है। अच्छा, तो 2 बातें मैंने आपको बता दी। कल्चर बनता है वैल्यूज से, बिलीफ से, प्रिंसिपल से, ट्रेडिशन से, और कल्चर सबका यूनिक होता है, सबका अलग अलग होता है। अच्छा, अब एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, कल्चर और स्ट्रैटेजी ट्यून में होना चाहिए। कल्चर और स्ट्रैटेजी इन ट्यून होना चाहिए। मेरी बात समझिएगा। एप्पल आईएनसी कॉरपोरेशन का जो कल्चर है वो ये है कि हमें बहुत इनोवेशन करना पसंद है, हमें अपने कस्टमर्स को बेस्ट फ़ोन देना पसंद है, हमें R&D पे खर्चा करना पसंद है। तो ये उनका कल्चर है। वो कभी भी स्टेबिलिटी पे आ ही नहीं सकते हैं, वो उनका कल्चर है। अब मान लीजिए उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम कल से वेजिटेबल्स बेचेंगे, हम कल से फ्रूट्स बेचेंगे। ऑब्वियसली वो कल्चर, वो स्ट्रैटेजी आपस में सिंक में नहीं है, आपस में इन ट्यून नहीं है। क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में आप क्या R&D करोगे, क्या इनोवेशन करोगे। तो कहने का क्या मतलब है, कल्चर और आपके स्ट्रैटेजी इन ट्यून होना चाहिए। दूसरी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। नोकिया का कल्चर था कि हम इनोवेशन नहीं करेंगे। नोकिया वही पुराने तरीके से चल रहा था। वो
चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को बदल नहीं पाया, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाया कि हम जो होता ना स्मार्टफोन्स लाएंगे, क्योंकि उसका कल्चर अलाउ ही नहीं करता था नोकिया का, और इस वजह से नोकिया फेल हो गया, इसी वजह से नोकिया फेल हो गया। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दी, एप्पल आईएनसी और नोकिया का। एप्पल आईएनसी से हमने ये समझा कि स्ट्रैटेजी और कल्चर इन ट्यून होना चाहिए, और नोकिया से हमने ये समझा कि कभी कभी हमें कल्चर को बदलना पड़ता है, कभी कभी हमें कल्चर को बदलना पड़ता है। सेकंड वाले एग्जाम्पल में स्ट्रैटेजी और कल्चर इन ट्यून था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो कल्चर आपके लिए, आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए खतरा था। तो आपको सेकंड एग्जाम्पल में आपको अपना कल्चर बदलना पड़ा। कुछ बातें मैं अगर आपके लिए रीड करूं, तो कल्चर कुड बी एली और ऑब्स्टिकल टू स्ट्रैटेजी, तो मैंने आपको समझा दिया। ऑब्स्टिकल मतलब प्रॉब्लम बन सकता है, और एली मतलब आपको सपोर्ट कर सकता है, तो दोनों मैंने आपको समझा दिया। अगर आपका कल्चर है कि हम बहुत इनोवेशन करेंगे, और एप्पल ने एक नया फ़ोन निकाला आईफोन 18, तो उसके लिए एली है। ऑब्स्टिकल जैसे मैंने बोला कि एप्पल ने वेजिटेबल्स बेचना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली उसके लिए ऑब्स्टिकल है। तो रोल ऑफ कल्चर क्या है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में, तो ये मैंने आपको समझा दिया। कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका कल्चर और आपका स्ट्रैटेजी मैच करती है तो एक विन विन सिचुएशन होती है, और कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज़ का टेम्परामेंट, मूड, मोटिवेशन का काम करता है वो। देखो, जो हमारा कल्चर है हम उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी चार्ज अप होंगे काम करने के लिए, क्योंकि उनको पहले से पता है भाई ये मेरा कल्चर है, हम यही करते आ रहे हैं सालों साल से, तो उनको मज़ा आएगा वो चीज़ करने में, वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। अब नोकिया जैसी कंपनी में थकेले एम्प्लॉयज़ हैं, अब उनसे कह दो भैया कल से स्मार्टफोन्स बनाना है, बेस्ट स्मार्टफोन बनाना है, वो उनको मोटिवेशन ही नहीं आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब आपका कल्चर और स्ट्रैटेजी इन ट्यून होता है, तो ये एम्प्लॉयज़ का टेम्परामेंट, मोटिवेशन और पॉजिटिवली इफेक्ट करता है उनके हैबिट्स को, उनके प्रैक्टिसेस को। फिर मैंने आपको समझाया पैरल्स ऑफ स्ट्रैटेजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, वैसे तो प्राइमा फेसिया देखा जाए तो कल्चर बदलना इतना आसान नहीं है, तो पहले आप कोशिश करो अपनी स्ट्रैटेजी बदलने में, बट आपको लगता है कि नहीं स्ट्रैटेजी बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको कल्चर ही बदलना पड़ेगा, फिर आप कल्चर बदलो। पहले आप कोशिश करो स्ट्रैटेजी बदलने में, क्योंकि मैंने आपको समझाया था अभी कुछ टाइम पहले मैकेंजी में कि कल्चर सॉफ्ट वैल्यू है, स्ट्रैटेजी हार्ड वैल्यू है। स्ट्रैटेजी को बदलना आसान है, कल्चर को बदलना मुश्किल है। तो पहले आप कोशिश करो स्ट्रैटेजी बदलने में, बट आपको लगता है कि नहीं सारी प्रॉब्लम कल्चर में ही है, तो आप फिर कल्चर को बदलो। चेंजिंग कंपनीज कल्चर टू अलाइन विथ स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट toughest management task. Changing a culture is very difficult because of the heavy anchor of deeply held values. It takes concerted management action over a period of time. तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यही था, इसमें और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। मैं आपको टॉप बिजनेस लीडर्स के नाम बोलूँ इंडिया में, तो हमारे मुकेश भाई अंबानी, रतन टाटा जी, हमारे कुमार मंगलम बिरला, हमारे गौतम अडानी, नारायण मूर्ति, तो ये सारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो जेफ बेजोस, टिम कुक, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, तो ये सारे वर्ल्ड वाइड हो गए। अच्छा, अब क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या रोल। एक लीडर के क्या क्या रोल्स होते हैं। तो लीडर आपका विजनरी होना चाहिए, कल्चर बिल्डर होना चाहिए, क्राइसिस सॉल्वर होना चाहिए, स्पोक पर्सन होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, चीयर लीडर होना चाहिए, पॉलिसी मेकर होना चाहिए। तो ये सारी आप कुछ भी 5-6 याद रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद उनके 5 लीडरशिप रोल्स होते हैं। 5 लीडरशिप रोल्स होते हैं। स्टेइंग ऑन टॉप, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ स्पिरिट द कॉप्स, फिर उसके बाद कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशंस, एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप एंड पुशिंग करेक्टिव एक्शंस। तो ये 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजर्स हैव 5 लीडरशिप रोल्स टू प्ले। स्टेइंग ऑन टॉप, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ स्पिरिट द कॉप्स, तीसरा है कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन,
फिर फोर्थ है एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप, और फिर फिफ्थ है करेक्टिव एक्शंस। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान्स, ensuring कम्युनिकेशन, मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल, मैनेजिंग चेंज, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर, सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक लीडर की? तो मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एक्शंस, ensuring effective communication, managing human capital, managing change in the organization, creating and sustaining corporate culture, and sustaining high performance। फिर जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था कुछ टाइम पहले कि हमें दो तरीके की लीडरशिप स्टाइल पढ़नी है, तो चलिए उसको शुरुआत करते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल है, एक ट्रांजेक्शनल है। एक ट्रांसफॉर्मेशनल है, एक ट्रांजेक्शनल है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल आपका इनफॉर्मल अप्रोच है, ट्रांजेक्शनल आपका फॉर्मल अप्रोच है। ट्रांसफॉर्मेशनल लोगों को इंस्पायर करता है, ठीक है, और अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से लोगों को इंस्पायर करता है। ट्रांजेक्शनल सिर्फ बस अपना काम करवाने पे फोकस करता है, ठीक है, हमें अपना काम करके चाहिए, ठीक है, काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या है कि ये अपने बिहेवियर से, ठीक है, लोगों को इंस्पायर करता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे अन्ना हजारे, महात्मा गांधी, ठीक है, ट्रांजेक्शन में हिटलर हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अगर मैं आपके बुक की लैंग्वेज पढ़ूँ तो ट्रांसफॉर्मेशनल यूजेस चेरिस्मेटिक एंड एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटी टू इंस्पायर पीपल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल में भी अप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंट इन्वायरमेंट्स, ठीक है। चलिए, ट्रांजेक्शनल क्या है? तो फोकस इज मोर ऑन डिजाइनिंग सिस्टम्स एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। Transactional leadership style uses the authority of its office to exchange rewards. They prefer a more formalized approach with explicit rewards or penalties, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स क्या होता है? कंट्रोल्स बेसिकली जो हम लगाते हैं अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, और इनकेस कुछ चीज़ें अगर ट्रैक पे नहीं चल रही है तो तुरंत उसी समय कुछ एक्शंस लेने के लिए, इसको बोलते हैं कंट्रोल्स। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं? तो आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए। एक मैकेनिज्म होना चाहिए मॉनिटर करने का। एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को बजट के साथ कंपेयर कर सको, और लास्ट में आप करेक्टिव एक्शंस ले सको। तो कंट्रोल्स के क्या क्या प्रोसेस हैं? तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए। एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को मॉनिटर कर सको। फिर मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप एक्चुअल रिजल्ट को बजट के साथ कंपेयर कर सको और डेविएशन निकाल सको, और लास्ट में करेक्टिव एक्शन ले सको। देखिए, तीन तरीके के मेन कंट्रोल्स होते हैं: ऑपरेशनल कंट्रोल्स, मैनेजमेंट कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए, ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या है कि हम लोग कुछ टास्क को देखते हैं, ठीक है, कुछ टास्क को देखते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल एग्रीगेटिव है। मैनेजमेंट कंट्रोल में हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की एक एक एक्टिविटी को देखते हैं, सारी एक्टिविटी को देखते हैं। ऑपरेशन में सिर्फ एक आधी एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तो ऑपरेशन कंट्रोल में हमने इन्वेंट्री चेक किया, इन्वेंट्री पे लगा हुआ कंट्रोल्स चेक किया, ठीक है, तो वो हो गया ऑपरेशनल कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल में हमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक एक चीज़ें चेक की, परचेज, सेल, वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉयज़, एक एक चीज़ें चेक की, प्रोक्योरमेंट, एक एक चीज़ें चेक की। ये होता है मैनेजमेंट कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में देखिए, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के दो पर्पस है। पहला, हम लोग अपने आप से पूछते हैं कि क्या जो स्ट्रैटेजी हमने फॉर्मुलेट की थी क्या वो इम्प्लीमेंट हो गई। दूसरा, हम अपने आप से पूछते हैं जो रिजल्ट हमें चाहिए था क्या वो रिजल्ट हमें मिल गया। देखिए, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के दो तरीके हैं। पहला, जो स्ट्रैटेजी हमने फॉर्मुलेट की थी क्या वो इम्प्लीमेंट हो गई। दूसरा, क्या जो हमें रिजल्ट्स चाहिए था क्या वो रिजल्ट्स हमें मिल गए कि नहीं मिल गए। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, तो प्रीमाइस, सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट और इम्प्लीमेंटेशन। प्रीमाइस में क्या होता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा एजम्पशन गलत ना हो जाए फ्यूचर में। जैसे हम जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो कुछ एजम्पशंस लेके बनाते हैं, ठीक है। जैसे आज मैं आप लोग को ऑडिट FMSM पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं एजम्पशन लेके पढ़ा रहा हूँ कि फ्यूचर में FMSM रहेगा। ICAI FMSM को नहीं हटाएगी सिलेबस से। लेकिन व्हाट इफ़ मेरा एजम्पशन गलत हो गया, तो व्हाट इफ़ SM हट गया फ्यूचर में या FM हट गया फ्यूचर में, तो मैं क्या करूँगा? एक सब्जेक्ट से क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा इंडस्ट्री में? तो कहने का क्या मतलब है कि हमें अपने एजम्पशंस को चेक करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो प्रीमाइस कंट्रोल यही होता है
कि हमारा एजम्पशन गलत ना हो जाए फ्यूचर में, तो हमें इन्वायरमेंट का सिस्टमैटिक मॉनिटर करना पड़ता है ताकि हम अपने एजम्पशंस को, अपने प्रेमाइसेस की वैलिडिटी को वेरीफाई कर सकें। ठीक है, बस इतना बातें हैं। स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस क्या है कि आप क्या करते हो, अपने कॉम्पिटिटर पे नज़र रखते हो कि जैसे मान लीजिए कोई दूसरी फैकल्टी जो ऑडिट पढ़ाती है, तो मैं देखूंगा कि वो क्या कर रही है, क्या वो टेस्ट लेती है, क्या उसने क्या नया बैच लॉन्च किया है क्या। तो ये सारी चीज़ें, तो स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस में क्या क्या आप अपने कॉम्पिटिटर्स पे नज़र रखते हो थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन्स, डिस्कशंस करते हो आप। ठीक है, स्पेशल अलर्ट क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है कुछ रिस्पॉन्स करने का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 26/11, ठीक है, तो जो ताज होटल में जो हादसा हुआ था, ऑब्वियसली बहुत अनफॉर्चुनेट था वो हमारे देश के लिए। तो अब ऐसे केस में आप सोचो, अगर आप ताज होटल के मैनेजर हो, ठीक है, आप रतन टाटा जी हो, अब ऐसे केस पे आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप बैठो, मीटिंग करो और स्ट्रैटेजी बनाओ, ऑब्वियसली नहीं। आपको तुरंत स्पॉन्टेनियस आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्पेशल अलर्ट। सडन चेंजेस इन गवर्नमेंट, अचानक से गवर्नमेंट में चेंज आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ गया, जैसे डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, तो ये स्पेशल अलर्ट में आ सकता है। नेचुरल कैलामिटीज़, ठीक है, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, टेररिस्ट अटैक 26/11, अनएक्सपेक्टेड मर्जर्स, एक्विजिशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, तो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में आपको मैंने एग्जांपल दिया था, सेम लाइक मैनेजमेंट कंट्रोल है, बट मैनेजमेंट कंट्रोल एक बहुत रूटीन प्रोसीजर है, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल रूटीन प्रोसीजर्स नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल कुछ इवेंट होने के बाद ही हम लोग परफॉर्म करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल कुछ इवेंट होने के बाद ही परफॉर्म करते हैं, जैसे कुछ खराब हो गया, ठीक है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ केस हो गए, तब इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल एक रूटीन प्रोसीजर है कि हमको करना ही करना है। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर्स, तो ध्यान दें कि मैंने आपको एक लैडर पढ़ाया था, लैडर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ाया था। विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन विद द हेल्प ऑफ स्वॉट, फिर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फिर लास्ट में कंट्रोल्स। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अब शुरू कर रहे हैं, कंट्रोल्स पढ़ लिया, अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पहला शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स, मतलब अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। उसके बाद शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मेजर, मतलब इम्पॉर्टेंस क्या है अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने की। पहला शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स। तो क्या क्या तरीके हैं, पहले फाइनेंशियल मेजर्स, फाइनेंशियल मेजर्स में आप अपना प्रॉफिट चेक करते हो, आरओआई चेक करते हो, ये सारी चीज़ें हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप देखते हो कस्टमर आपसे खुश है कि नहीं, कस्टमर की लॉयल्टी कितनी है, कस्टमर कितने रिपीट हो रहे हैं, कस्टमर कितने रिटेन हो रहे हैं। मार्केट मेजर, आपका मार्केट शेयर कितना है, मार्केट ग्रोथ कितनी है आपकी। एम्प्लॉय मेजर्स, एम्प्लॉय आपसे खुश हैं क्या, ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप मेज़र करते हो इनोवेशन मेजर्स, ठीक है, आप देखते हो कि आपने R&D में कितना खर्चा किया, आपके पेटेंट कैसे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो। एनवायरमेंटल मेजर्स, आप देखते हो कि आप इन्वायरमेंट को कितना सेफ रख रहे हो, ठीक है, आपका एनर्जी कंजप्शन कैसा है, वेस्ट कितना आप रिड्यूस किए, कार्बन एमिशन आप कितना करते हो। तो ये सारी चीज़ें आ गई इन्वायरमेंटल मेजर्स में। फिर इंपॉर्टेंस क्या है, हम स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर क्यों करते हैं, तो चेक करने के लिए कि हमारा गोल अलाइन है कि नहीं अभी भी, ठीक है। आप देखोगे कि आप ज़िंदगी में दौड़ रहे हो, ठीक है, तो आपको बार बार देखना भी पड़ता है कि अभी तक का जो मेरा परफॉर्मेंस है क्या वो वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, ठीक है, और वैसा नहीं है तो आप कुछ एक्शन लेते हो, उसको बोलते हैं गोल अलाइनमेंट, ठीक है। आप चेक करते हो क्या मेरा गोल आज भी अलाइंड है कि नहीं है। दूसरा रिसोर्स एलोकेशन, आपने परफॉर्मेंस मेजर किया, आपको लगा कि यार मेरा कॉस्टिंग वीक है, मेरा टैक्स वीक है, तो आप उसमें रिसोर्स और ज़्यादा एलोकेट करोगे, टाइम और ज़्यादा एलोकेट करोगे, ठीक है। वैसे बिजनेस में होता है, आपको लगता है कि नहीं एक सेगमेंट कम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो आप उसमें ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट करोगे, ज़्यादा बंदे लगाओगे, ज़्यादा टाइम दोगे उसको। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, देखो अगर जो बच्चा अपने परफॉर्मेंस को बार बार मेज़र करता है, ठीक है, हर हफ्ते, हर 10 दिन पे कि आज मैंने अभी तक मैंने कितना कोर्स किया, कितना कोर्स पेंडिंग है, तो वो अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर पाता है। उसके पास फीडबैक्स होते हैं, अरे यार इस हफ्ते मैंने कम चैप्टर किए, ठीक है, इस हफ्ते मेरा आर्ट्स जो स्टडी आर्ट्स था वो कम था, तो वो तुरंत एक्शन ले पाता है, वो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर पाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियसली जो बच्चा अपने आप को मॉनिटर करता है, अपने परफॉर्मेंस को मेज़र करता है, तो वो अकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। वो अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे क्या अपने मम्मी पापा को बता सकता है कि मम्मी पापा मतलब मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है पढ़ाई से, तो इस वजह से मैं लास्ट वीक नहीं पढ़ पाया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, या इस वाले टेस्ट में नंबर कम आए क्योंकि मतलब मेरा कॉलेज में टेस्ट था। तो कहीं ना कहीं आप
जब आप परफॉर्मेंस मेज़र करते हो तो आपके पास रीज़न्स होते हैं कि यार इस बार चीज़ें क्यों ख़राब हुई, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा है, हर हफ्ते एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि भाई कितना चैप्टर हो गया, कितने घंटे पढ़े मैं, ठीक है, इस बार टेस्ट में नंबर कितने थे, उसको रेगुलरली मॉनिटर करता है। तो मान लीजिए अगर किसी टेस्ट में नंबर ख़राब हुए तो अपने मम्मी पापा को बता सकता है कि मम्मा पापा इस बार टेस्ट में नंबर ख़राब हुए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा मैं 2-3 दिन ढिलाई कर दिया था, सो गया था और मूवीज़ वगैरह पे चला गया था, कॉलेज के असाइनमेंट में बिजी हो गया था। तो ठीक है, आप एक अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश हो जाती है। चूजिंग द राइट स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, तो इसके 4 पॉइंट है: रेलेवेंस, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा क्वालिटी, डेटा टाइमलीनेस। रेलेवेंस, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा क्वालिटी, डेटा टाइमलीनेस, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं। इसके साथ ये चैप्टर मेरा ख़त्म होता है, ठीक है। एक बार मैं लास्ट में केवल टॉपिक बता दूँ मैंने क्या क्या रिवाइज कराया लास्ट में। तो लास्ट में मैंने आपको कंट्रोल्स रिवाइज कराया, ठीक है। कंट्रोल्स के 3 टाइप्स होते हैं वो रिवाइज कराया: ऑपरेशनल, मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक के 4 टाइप्स हैं: प्रीमाइस, सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट, इम्प्लीमेंटेशन। ये रिवाइज कराया आपको। फिर हमने शुरू किया परफॉर्मेंस मेजर्स। परफॉर्मेंस मेजर्स में मैंने आपको शुरुआत की टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो फाइनेंशियल मेजर्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्स, मार्केट मेजर्स, एम्प्लॉय मेजर्स, इनोवेशन मेजर्स, इन्वायरमेंटल मेजर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको रिवाइज कराई। फिर इंपॉर्टेंस क्या है, तो गोल अलाइनमेंट करना, रिसोर्स एलोकेशन करना, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करना। फिर चूजिंग द राइट स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, तो रेलेवेंस, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा क्वालिटी और डेटा टाइमलीनेस, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ये चैप्टर मेरा ख़त्म होता है और इसके साथ मेरा पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ख़त्म होता है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पूरा ऑडियो मेरा ख़त्म होता है। अब आप इसको बार बार सुनिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। 500 चैप्टर का ऑडियो 2 से 3 बार आप सुनिए, ठीक है, और फिर चैप्टर को पढ़िए। डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, डेफिनेटली, ठीक है। तो मैंने अपना काम किया, आप अपना काम करो, ठीक है। मैंने अपना काम बहुत शिद्दत से, बहुत डिवोशन के साथ किया। आप अपना काम करो अच्छे से। प्रीवियस पेपर उठाओ, देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। लिखने का तरीका आप सीखो पहले, ठीक है। आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो अभी से, ठीक है। देखिए ICEI में याद भी करना ज़रूरी है और प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली लिखना भी आना चाहिए। तो आप लिखना शुरू करो, ठीक है। कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप सबके लिए, ठीक है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, लिखने में, याद करने में, समझने में, देखिए समझाना मेरा काम है, ठीक है, याद कराना भी मेरा काम है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट लिखना, पढ़ना, ये तो आपका काम है ना। चलिए, ठीक है। तो इस नोट के साथ मैं ऑडियो ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा FM पूरा रिवाइज़ हो चुका है, फिर से बोल रहा हूँ मैं। अब जो भी मेरे ऑडियोज़ बनेंगे वो FM और ऑडिट से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।